तो फिर मेरे प्यारे प्यारे टॉपर्स कैसे हो आप? 6 चैप्टर पूरे हो चुके हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। नाउ दिस इज चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज अनदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग। चैप्टर बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। इसे पढ़ेंगे कैसे? आरव पढ़ाएगा आज हमें चैप्टर। आरव कैसे? आरव ने एक छोटा सा कैफे खोला है, स्टार्टअप खोला है। अब उसके स्टार्टअप कैफे से हम समझेंगे डायरेक्टिंग को। तो बेटा आरव ने एक छोटा सा कैफे खोला, उसने पूरा प्लान बनाया, मेन्यू बनाया, प्लानिंग बहुत बढ़िया करी। क्या अकेली प्लानिंग इस कैफे को सक्सेसफुल कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सक्सेसफुल कर सकता है? इफेक्टिव डायरेक्टिंग। तो शुरू करते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मीनिंग समझेंगे बेटा। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शंस देना। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शंस देना। क्या सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही डायरेक्टिंग है? नहीं। अगर मैं कहूं शॉर्टकट में, तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है बेटा? इंस्ट्रक्शन के साथ साथ ना आपको गाइड करना है। इंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपको क्या करना है? आपको गाइड करना है। गाइड के साथ मोटिवेट करना है, स्टिमुलेट करना है, इनर पावर को अर्ज करना है। नेगेटिवली भी कर सकते हो, पॉजिटिवली भी कर सकते हो, वो आगे सिखाऊंगी। तो क्या करा आपने? इंस्ट्रक्ट कर दिया, गाइड कर दिया और कम्युनिकेट कर दिया। ठीक है बेटा। कम्युनिकेट के साथ साथ इंस्पायर करना है आपको। आपको इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है। किसको करना है? एम्प्लॉइज को करना है। तो आप कैसे याद रखोगे? एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना, ठीक है, एंड इंस्पायर करना। ये है डायरेक्टिंग। सिर्फ सिर्फ इंस्ट्रक्शन से नहीं चलेगा, सिर्फ सिर्फ गाइड करने से नहीं चलेगा, सिर्फ सिर्फ मोटिवेट से नहीं चलेगा। आपको उन्हें इंस्पायर करके स्टेप बाय स्टेप बताना होगा, खुद लीडर बनना होगा, खुद करके दिखाना होगा, उनकी सजेशंस लेनी होंगी। अब हम पढ़ते हैं आगे कि क्या कौन कौन से वर्ड्स आपकी डेफिनेशन में जरूर होने चाहिए, जो मैंने जस्ट अभी आपको लिखकर दिखाए। इंस्ट्रक्ट, गाइड, इंस्पायर, मोटिवेट एंड कम्युनिकेशन। IGIMC। IGIMC आपकी हेल्प करेंगे डायरेक्टिंग कंप्लीट डेफिनेशन लिखने में। इसके बाद है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फीचर्स हो, दोनों का मतलब ही एक ही है। अब जब हम आरव की स्टोरी पढ़ रहे थे, तो आरव में क्या था कि आरव ने कैफे खोला, प्लानिंग की, लेकिन सिर्फ प्लानिंग से नहीं होगा कैफे सक्सेस। उसे क्या करना पड़ेगा? उसे डायरेक्टिंग का भी यूज करना पड़ेगा। तो आरव अपने एम्प्लॉइज को क्या करेगा बेटा? इंस्ट्रक्शंस देगा कि काम ऐसे 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 करो, आपको मॉर्निंग में 6 बजे आना है, 7 बजे चले जाना है। फिर गाइड करेगा कि ये काम ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। काम करते हुए गाइड करना, रास्ता दिखाना। फिर इंस्पायर करेगा, इंस्पायर के साथ साथ उन्हें मोटिवेट भी करेगा। मोटिवेशन कैसे होगा? चैप्टर का एक कंटेंट भी है, आगे हम पढ़ेंगे। रिस्पेक्ट देगा, टाइम पे सैलरी देगा, दिस इज मोटिवेशन। कम्युनिकेटिंग, टाइम टाइम पर बताएगा भी, उनसे बातचीत करेगा, दैट इज कम्युनिकेटिंग। तो आरव ये सब फैक्टर्स जब यूज करेगा ना बेटा, IGIMC, तब उसका कैफे सक्सेस हो जाएगा। तो डायरेक्टिंग को आरव ने क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करा? गाइड करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना। अब इसमें आपको मैं सिखाऊंगी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है डायरेक्टिंग के, फीचर्स क्या क्या है। जो आपने डेफिनेशन में पढ़ा ना बेटा, उसी से निकल जाएंगे फीचर्स। हमने कहा इंस्ट्रक्शंस, हमने कहा इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि इनिशिएट एक्शन। क्या? इनिशिएट एक्शन, इट स्टार्ट एक्चुअल वर्क। आरव ने कैफे खोला है, एक्चुअल वर्क शुरू हो गया, प्लानिंग खत्म हो चुका है। अब ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज भी असेंबल कर लिए, बिल्डिंग ले ली, कुर्सियां ले आया, टेबल ले आया, किचन बना दी। ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया। स्टाफिंग, लोग हायर कर लिए उसने, सब हो गई, वेटर भी, कुक भी, शेफ भी, सब सब आ गई। मैनेजर भी आ गया, सुपरवाइजर भी आ गया। अब अगला काम उसका है डायरेक्टिंग करना। तो यहाँ एक्चुअल वर्क पे आ गए हो आप। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है डायरेक्टिंग। ऐसा नहीं आरव ने कैफे शुरुआत की, डायरेक्टिंग की और अब बस आराम से घर बैठ गया, नहीं बेटा। डायरेक्टिंग इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखो सिंपल सी बात है, डायरेक्टिंग DIRECTING, ये ING अपने आप ही बता रहा है कि कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लगाते हो आप ING। इट गोज ऑन एवरी लेवल। कितने लेवल है मैनेजमेंट में? 3, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। परवेसिव फंक्शन, फाउंड एवरीवेयर, हर जगह होता है। मैं भी समय समय पे बताती हूँ, बेटा नोटबुक खोलो, बेटा बुक खोलो, NCERT रखो, पढ़ो, अंडरलाइन करो, नोट्स बनाओ। ये सब डायरेक्टिंग का ही तो एक पार्ट है। मम्मी भी कहती है समय पे जागो, समय पे सो जाओ। डायरेक्टिंग, परवेसिव, फाउंड एवरीवेयर। और यहाँ हम कह सकते हैं कि एट एवरी मैनेजरियल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग होगा ही होगा। फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैंने कहा कि आपको मैं कह रही हूँ कि पढ़ लो, मैंने आपको कहा कि मम्मी कह रही है कि समय पे जाग जाओ। आपके जूनियर्स नहीं कहेंगे भैया ऐसा कर लो, भैया ऐसा कर लो, नो। तो डायरेक्टिंग ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड। डायरेक्टिंग हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करती है। आप अपने नीचे वालों को डायरेक्ट कर सकते हो, उसके एम्प्लॉइज थोड़ी बॉस को, आरव को डायरेक्ट करेंगे कैफे में।
फिर है बेटा एलिमेंट्स, इट डील्स विद पीपल, इमोशंस एंड बिहेवियर। इट डील्स विद पीपल, इमोशंस एंड बिहेवियर, इनके साथ डील करता है। अगर हम डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस देखें कि भाई क्यों डायरेक्टिंग जरूरी है, प्लानिंग तो हो गई, लोगों को काम पे रख दिया, अब लोग अपने आप करेंगे। कैसे? डायरेक्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आरव भी जब लोगों को काम करते हुए देखता है और जो गलती होती है उसे सुधरवाना भी तो है। आरव को गलतियां सुधरवानी भी तो है, और जैसे जैसे लोग अच्छा काम करते हैं तो उसके अच्छे काम पे बोनस भी देता है, ताकि लोग और खुश होके और अच्छा काम करें। बोनस देकर आरव ने क्या किया? मनी दिया, रिस्पेक्ट दी, उससे मोटिवेशन हो गए वो, मोटिवेशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग आपने जो अभी पढ़ा ना, उसी से रिलेटेड आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। बिजनेस स्टडीज इसीलिए आसान है और इसीलिए थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि सारे पॉइंट आपको एक जैसे लगते हैं, बट अगर समझ लोगे तो इजी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सिर्फ समझने के बाद लिख के भी देखना है, एनसीईआरटी से भी पढ़ना है। इनिशिएट सेक्शन, इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स, एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। मतलब कि एक ने कुक ऑर्डर ले लिया, कैफे का एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं चैप्टर में, एक ने ऑर्डर ले लिया, हाँ जी सर आपको क्या चाहिए, दूसरे ने कुक कर दिया और तीसरे ने बिलिंग कर दिया। क्लियर है? एक ने टेबल साफ कर दी। तो ये हुआ बेटा इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। मोटिवेट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है। अभी मैंने आपको बताया कि बोनस देता है और तारीफ भी करता है, तो ये मोटिवेट हो गया। ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, फिर क्यों जाएंगे एम्प्लॉइज जॉब छोड़ के, काम के बदले पैसा मिल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है, तो इससे स्टेबिलिटी रहेगी। फैसिलिटेट्स चेंज, अगर कोई चेंज आता है, कुछ न्यू एडिशंस होते हैं, हम रेनोवेट करा रहे हैं, एक और कैफे खोल रहे हैं, कुछ नई डिश हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो चेंज इसलिए हो सकता है क्योंकि आरव टाइम टाइम पर अपने एम्प्लॉइज को डायरेक्ट करता रहता है। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में 4 बात याद रखना बेटा, SMLC, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 components, 4 elements, SMLC, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ आ गया एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, क्योंकि हम सबको सुपरवाइज कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और लीड भी कर रहे हैं। लीड कैसे? जब आरव खुद अपने कुक को कॉफी बना के दिखाता है कि देखो ऐसे बनाओ, देखो ये कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे डेकोरेट कर सकते हो, दैट इज लीडरशिप। आई विल डू, मैं एक स्टेप आगे रखूंगी, मैं अपनी टीम को बोलूंगी फॉलो मी, दैट इज लीडरशिप। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जो मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया, क्या बताया बेटा? SMLC। क्या बताया? SMLC, ये आपको याद रखना है, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। SMLC, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। साथ साथ लिख के याद रख लो। सुपरविजन, सुपर मीन्स ओवर एंड विजन मीन्स अबव। ठीक है, सॉरी, सुपर मीन्स ओवर एंड अबव एंड विजन मीन्स टू सी, देखना। तो सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स के काम को ऊपर से देखना, नजर रखना कि सही कर रहे हैं ना, सही कर रहे हैं ना, सही कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे। और जैसे ही गलती करते हैं आपको क्या करना है? मोटिवेट, लीड और क्या था? कम्युनिकेट। मोटिवेट, लीड और कम्युनिकेट। कैसे याद आया मुझे? क्योंकि मैंने SMLC अपने दिमाग में बिठा रखा है, ऐसे ही आपको याद रखना है। जब छोटे छोटे लेटर्स याद रखते हो, लेटर से वर्ड पे जाते हो और वर्ड से स्टेटमेंट पे जाते हो, बहुत ईजी हो जाता है। रोल ऑफ सुपरवाइजर, ये रोल ऑफ सुपरवाइजर जो है ना बेटा, अब आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सुपरविजन का मीनिंग है। फिर भी आपको पता होना चाहिए सिंपली कि सुपरवाइजर के रोल क्या होते हैं। सुपरवाइजर लिंक क्रिएट करता है वर्कर और मैनेजमेंट में। सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शंस देता है कि फॉलो हो रही है कि नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, ट्रेन करता है और टीम स्पिरिट बना के रखता है, उनको मोटिवेट करता है। बहुत ही सिंपल चीज है जो लीडरशिप में भी होनी चाहिए। तो ये सुपरवाइजर। इसके बाद हो गया मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स स्टिमुलेटिंग पीपल टू डू द वर्क, उनमें चाबी भरना, उनकी इनर अर्ज को क्रिएट करना। जैसे मैं बोलूं बेटा सुबह उठना है, पढ़ना है, टाइम टेबल बना लो, नोट्स लिख लो, सिर्फ 10 मिनट सुन लो, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, एंड की लाइंस मिस मत करना, दिस इज मोटिवेशन। तो टू क्रिएट इनर अर्ज। अब क्या मोटिवेशन सिर्फ पॉजिटिव होता है? इट कैन बी नेगेटिव। कैसे? कि अगर एम्प्लॉइज टाइम पे ऑफिस जाएंगे, जो एम्प्लॉय पूरा महीना कंप्लीट फुल टाइम पे आया, कोई भी लीव नहीं लिया, उसे एक दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। और अगर कोई एम्प्लॉय 3 बार लेट आ गया, 2 बार तक तो माफ है, अगर 3 बार लेट हो गया तो उसकी एक दिन की सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। तो मोटिवेशन इज पॉजिटिव, मोटिवेशन कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। कोई भी करो, कुछ भी करो, अच्छा करो, बुरा करो, अंदर चाबी भरनी है। टू क्रिएट इनर अर्ज इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन मीन्स स्टिमुलेटिंग पीपल टू डू एक्शंस, काम करने के लिए लोगों को स्टिमुलेट करना। ठीक है, बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स एंड मोटिव्स। आरव ने एक कैफे खोला है, आरव चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा
क्लाइंट्स आए, बहुत सारे कस्टमर आए और कस्टमर सेटिस्फाई होकर ही जाए। तो आरव को यही टारगेट है कि उसका शेफ, उसका वेटर, ऑर्डर लेने वाला, सुपरवाइजर, मैनेजर सब इस तरीके से काम करे कि सभी एम्प्लॉय खुश भी रहें, काम भी करें, स्टेबिलिटी भी रहे और जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो भी कंप्लीट सेटिस्फेक्शन के साथ जाएं। अगर फिर वो फीडबैक फॉर्म भरे तो फुल मार्क्स दें और औरों को भी रेफर करें कि इस कैफे में जाओ, आरव का कैफे बहुत बढ़िया है। तो हमने मोटिवेशन के फीचर्स देखे बेटा। मैंने कहा कि मोटिवेशन मीन्स टू क्रिएट इनर अर्ज, अंदर चाबी भरनी है। इट मीन्स साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इट मीन्स दिमाग का खेल है। मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा? साइकोलॉजिकल। पर्सनलाइज्ड प्रोसेस। कोई इंसान बातों से ही मान जाता है, कोई इंसान पनिशमेंट से मानता है, कोई इनाम से मान जाता है। तुमने कहावत भी सुनी होगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो मोटिवेशन की एक कहावत है। कॉन्टिन्यूअस, चलता रहता है और गोल ओरिएंटेड। तो ये हैं मोटिवेशन की फीचर्स। क्या है बेटा? साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, पर्सनलाइज्ड प्रोसेस है, हर इंसान अलग अलग तरीके से मानता है, कॉन्टिन्यूअस है एंड गोल ओरिएंटेड। अगर मैं आपको बोल रही हूँ बेटा सुबह उठो, टाइम पे उठो, नोट्स बनाओ, टाइम पे उठो, नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, इट मीन्स मैं तुम्हारी पढ़ाई पर फोकस कर रही हूँ। मेरा गोल है कि तुम पढ़ो। अब तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन करा जहाँ की तुम दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वो बताएंगे सुबह उठो, दौड़ लगाने जाओ, अच्छा खाओ, वो सिर्फ उसकी बात करेंगे। गोल वहां दिल्ली पुलिस की तैयारी कराना है। तो ये अलग अलग टाइप से गोल के हिसाब से मोटिवेशन डिफरेंट हो सकती है। बहुत सारी चीजें कॉमन होती है। हमारा फोकस है ये टू क्रिएट इनर अर्ज, आपके अंदर की आत्मा को जगाना। मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है ना बेटा, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी अभी आपको समझा देते हैं। यहाँ शुरू होती है आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड से। कहाँ से शुरू होते हैं बेटा? हम बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड से हम स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें हमारा पर्पस क्या होता है? ये देखो, मैस्लो ने ऐसे बनाया है और 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 5 बॉक्सेस आपके ट्रायंगल में बना लेना और जब भी बनाओ कोशिश करना 1 2 3 4 5 कोशिश करना कि कंप्लीट पूरे पेज पे बनाओ। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा? देखो, सबसे पहले यहां से आप पढ़ो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान। फिर आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स और उसके बाद सोशल एंड बिलोंगिंग नीड्स कि मेरे दोस्त होने चाहिए, मेरे रिश्तेदार होने चाहिए। सोशल एंड बिलोंगिंग, मेरा कोई अपना होना चाहिए। एस्टीम नीड्स, यहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, एस्टीम नीड्स। एंड फिर आ जाती है बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, व्हाट यू वांट टू बी, जिन ऊंचाइयों पे, जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हो, क्या आप पहुंच गए हो? चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स। कौन सी बेटा? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आप देखते हो रोटी, कपड़ा और मकान, आपकी जरूरत, बेसिक नीड्स। फिर उसके बाद आ जाता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तरफ कि भाई मेरी पेंशन होगी, अगर कुछ बीमार हो गया तो मैं ट्रीटमेंट करा पाऊं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जब ये दोनों टारगेट पूरे हो जाते हैं आपके, फिर आप अगले टारगेट पे जाते हो। फिजियोलॉजिकल कंप्लीट हो गया, सेफ्टी कंप्लीट हो गया, फिर आप आगे सोचोगे सोशल नीड्स के बारे में। सोशल नीड्स, दोस्त होने चाहिए, मेरा कोई अपना होना चाहिए। और इसके बाद आ जाएगी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, एस्टीम नीड्स। और फिर लास्ट पे आप पहुंच जाते हो व्हाट यू वांट टू बी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। क्लियर? तो ये है बेटा मैस्लोज हायरार्की। मोटिवेशन में हम बात करें तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, सीधा सीधा एनसीईआरटी से नोट्स बनाए हुए हैं आपके। फाइनेंशियल मोटिवेशन में आप क्या करोगे? फाइनेंशियल मोटिवेशन में सबसे पहले तो आप सैलरी और वेजेस देते हो। सबसे पहले तो आप सैलरी और वेजेस देते हो, पे एंड अलाउंसेस, आपने पैसे देने हैं। सबसे पहला काम पैसा है। एम्प्लॉइज आपके पास आ रहा है काम करने, आरव ने कैफे खोला है तो वो टाइम पे सैलरी देगा तभी सक्सेस होगा, टाइम पे पैसा देगा तभी एम्प्लॉइज रेगुलर रहने के लिए खुश रहेंगे, रेगुलर रहेंगे। ठीक है बेटा? तो यहाँ जो मोटिवेशन में है ना, पैसा, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, इसमें हमने देखा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। सबसे पहले आपने क्या दिया? पे एंड अलाउंसेस। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, कि अगर कोई ज्यादा काम कर रहा है, मान लो कुछ प्रोडक्शन चल रहा है या कोई ज्यादा क्लाइंट को अट्रैक्ट कर पा रहा है, हमने 2 फील्ड डिवाइड कर दी। ये लेफ्ट साइड वाला एरिया तुम्हारा, तुम देखो कितने क्लाइंट ला सकते हो, कैसे कर सकते हो, और ये राइट साइड वाला एरिया तुम्हारा, इस तरफ वो 100 क्लाइंट ही ला पाए, इस तरफ 200 लिया। या फिर प्रोडक्शन की बात करें, जैसे पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कि हर एम्प्लॉय को एक दिन में 100 पेन तो बनाने ही, उनको 500 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन 100 के आगे 1 2 3 4 कितना बनाओगे? आपने चैप्टर 2 में ही पढ़ा था। फिर उसके हिसाब से उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो भी यहाँ आता है कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। ठीक है, क्या था, कौन सा प्रिंसिपल था? डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आ गया बोनस। क्या आ गया? बोनस। बोनस मतलब
सैलरी के अलावा भी आप कुछ दे रहे हो, जैसे आरव अपने एम्प्लॉयज को बोनस देता है। फिर है प्रॉफिट शेयरिंग, अगर आप चाहो तो प्रॉफिट शेयरिंग भी कर सकते हो कि कुछ अच्छा काम करो, एम्प्लॉयज को आपने उतने प्रॉफिट के शेयर अपने साथ में दे दिए, जिससे आप राइट इश्यू कहते हो, आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम। को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शंस, रिटायरमेंट बेनिफिट, परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स क्या होता है बेटा, आपने उनको रहने के लिए घर दे दिया, आपने कार दे दी, ड्राइवर दे दिया, दैट इज परक्यूजिट्स, कि आपने सैलरी के साथ साथ और भी फैसिलिटीज उनको दे दी। अब नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल क्या है बच्चे, नॉन फाइनेंशियल में आएगा जैसे आप बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दे दिया आपने, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वर्ल्ड दे दिया, स्टेटस उनका बहुत हाई हो गया कि अरे वाह आप कैफे में मैनेजर हो। फिर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इतना हाई रखो, इतना अच्छा रखो कि लोग खुशी खुशी वहां काम करना चाहें। करियर एडवांसमेंट, टाइम टाइम पे प्रमोशन देना, और आगे बढ़ने के मौके देना। जॉब एनरिचमेंट, जॉब में और नए नए प्रोजेक्ट्स देना, या कोई और तरीके से उसकी जॉब में आगे अचीवमेंट स्टेप बाय स्टेप एम्प्लॉय को लगे कि मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ, सेम लेवल पे काम नहीं कर रहा हूँ, अगर कुछ अच्छा सीख रहा हूँ तो मैं और आगे बढ़ पा रहा हूँ। जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय स्टेबल होगा, उसकी जॉब सिक्योर होगी तो ज्यादा अच्छा मन लगा के काम कर पाएगा। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जो मैंने आपको बताया था, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, आप ट्रॉफी दे दो, आप सर्टिफिकेट दे दो, एक दिन की सैलरी एक्स्ट्रा दे दो, आपकी मर्जी है, लेकिन जैसे ही आपने एक दिन की सैलरी एक्स्ट्रा दी वो फाइनेंशियल मोटिवेशन में चला जाएगा। हम पढ़ रहे हैं नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय से पूछो, बोलो भाई क्या करें, इस मंथ का मेन्यू क्या रखे, बताओ क्या करें, बताओ कैसे करें, उन्हें कहीं एक दिन पिकनिक पे ले गए घुमाने, कहीं 2 दिन की ट्रिप पे ले गए, जो भी आप करना चाहो, ये नॉन फाइनेंशियल। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय को कुछ ज्यादा अथॉरिटीज राइट्स दे दो। और फिर हम आ गए लीडरशिप पे। लीडरशिप तक जाने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ये याद है आपको, SMLC क्या पढ़ रहे हैं, SMLC, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग, ऊपर से देखना, नजर रखना, ये आपका सिर्फ मीनिंग है सिलेबस में। मोटिवेशन का मीनिंग है, आपने मीनिंग पढ़ लिया, टू क्रिएट इनर अर्ज, मैस्लोज हायरार्की पढ़ ली, ठीक है। अब है लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब टू लीड, टू लीड, लीडरशिप इज प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ पीपल, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके। आरव कैसे लीड कर रहा है, आरव बताता है कि देखो कॉफी ऐसे बनती है, उसकी बात सुनी, उसको समझाया, उसको करके दिखाया, दैट इज लीडरशिप। तो इन्फ्लुएंस पीपल, उसने अपने एम्प्लॉय को करके दिखाया, इन्फ्लुएंसिंग पीपल। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपकी अपनी पर्सनल रिलेशनशिप, जब आपका लीडर अच्छा होगा तो आप उसका कहना इजीली मानोगे और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगी ही होगी। गोल ओरिएंटेड, गोल होता है हमारा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस करनी है, कोई भी गोल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो 100% है, हम सभी उसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट गोल भी हो सकते हैं। फिर एक कॉन्टिन्यूस, चलता रहता है, लीडरशिप कॉन्टिन्यूशन में चलेगा ही चलेगा। लीडरशिप स्टाइल्स 3 होते हैं बेटा, लीडरशिप स्टाइल्स, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेटिव, जिसे अथॉरिटेटिव को ऑटोक्रेटिक कहते हो, डेमोक्रेटिक, और उसके बाद आ जाएगा लेजेस्फेयर। क्या आ जाएगा, लेजेस्फेयर। जो ऑटोक्रेटिक है ना बेटा, वो है आई सेंट्रिक, आई विल डू, आई विल डिसाइड, डू वॉट एवर आई से, सिर्फ मैं बोलूंगा, सिर्फ मेरी चलेगी, दैट इज ऑटोक्रेटिक, जिसे आप अथॉरिटेटिव भी कहते हो, ठीक है बेटा। इसके बाद है डेमोक्रेटिक, तुम बताओ क्या कहते हो, तुम कहो, जैसा तुम कहो वैसा मान लेंगे, जो तुम कहो ठीक है। डेमोक्रेटिक, तुमसे पूछ के, तुमसे बात करके। फिर है लेजेस्फेयर, फिर क्या है, लेजेस्फेयर, कि भाई तुम्हारी मर्जी, तुम करो जैसे भी करना, मुझे तो काम से मतलब है, ठीक है बेटा। तो दिस इज आई सेंट्रिक, दिस इज आई सेंट्रिक, मैं जो बोल रहा हूं। दिस इज वी सेंट्रिक, कि चलो तुम बताओ कैसे करना है, चलो डिसाइड करते हैं, मैं इन्वॉल्व हूं यहाँ पर। वी सेंट्रिक, कि तुम बताओ मैं करती हूँ, तो आई एम इन्वॉल्व। लिजेस्फेयर, यू सेंट्रिक, तुम करो, तुम्हें आता है, मुझे तुम पे भरोसा है। ये जो लिजेस्फेयर है ना बेटा, ये ज्यादातर स्पेशलाइज्ड वर्कर के साथ फॉलो होता है। जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैम ने बोल दिया भाई मुझे 100 चाहिए, मुझे सब बच्चे पास चाहिए, 100 मार्क्स बहुत सारे बच्चों के, जब तुम तुम्हारा सब्जेक्ट है जैसे ही पढ़ाओ, कोई मुझे चिंता नहीं, दैट इज लिजेस्फेयर। सुपरविजन करते हुए हम बोले कि चलो बताओ क्या करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, आज कितने गेम्स पीरियड होने चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, जब हम मिलजुल के बातचीत करते हैं। डेमोक्रेटिक, बना के पूरा प्लान दे दिया कि चलो इसे फॉलो करो। अथॉरिटेटिव, आई सेंट्रिक। तो अथॉरिटेटिव में क्या आ गया बेटा, लीडर टेक्स डिसीजंस अलोन, तो क्या हुआ, ये आई सेंट्रिक हुआ। क्या हुआ, आई सेंट्रिक हुआ, क्योंकि लीडर ने अलोन, अकेले डिसीजन ले लिया, लीडर ने अलोन अकेले डिसीजन ले लिया, और बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन की कि जो उसने कहा है वही होना चाहिए। फिर है डेमोक्रेटिक, इसमें क्या था बेटा, इसमें एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, वी है ना, तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन हो गया, किसका पार्टिसिपेशन हो गया, एम्प्लॉय का।
कि चलो भाई बताओ क्या करना है, कैसे करना है। और हायर मोटिवेशन, एम्प्लॉय से जब हम पूछते हैं ना कि बताओ क्या करना है, जैसे मैं तुम लोगों से पूछ लूं कि मुझे टेस्ट लेना है अगले 4 दिन में, बताओ कौन से दिन लूं, बताओ कौन से टॉपिक का लूं, बताओ कौन से चैप्टर का लूं, तो तुम मोटिवेट होते हो कि मैम ने तो हमसे पूछ के ही किया भाई, टेस्ट दे देते। फिर है लेजेस फेयर, मैक्सिमम फ्रीडम टू एम्प्लॉइज, मैक्सिमम फ्रीडम दे देते हैं। और फ्रीडम तभी दोगे जब वो सुपर्ब होंगे, तभी दोगे जब वो स्किल्ड होंगे, उन्हें आता होगा। सुटेबल फॉर प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स के लिए किसी पे भी ट्रस्ट मत करके उन्हें लेजेस फेयर में चले जाना। अब आ गया बेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है ना हमेशा से ही चल रहा है। जब बातचीत की भाषा नहीं आई थी तब इशारों से बात होती थी, निशानियों से लिखने की बातचीत होती थी। कम्युनिकेशन कैन बी रिटन, कम्युनिकेशन कैन बी ओरल। अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं ये ओरल है, बट जब मैं आपको नोट्स दिखा के नोट्स दे दूं, लिख कर भेज दूं, मैसेज कर दूं, दैट इज रिटन। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत मस्ट है। कम्युनिकेशन के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हो सकती। कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। Communication is exchange of ideas, facts and opinions or information between two or more than two persons. But ये जो communication है ना, आरव की बात करते हैं। आरव के केस में अगर देखो तो आरव clearly tells orders and listen to employee suggestions. कहता क्या है सुपरवाइजर, ओनर ऑर्डर देता है, और सुनता क्या है, सजेशन सुनता है। दैट इज कम्युनिकेशन, कि ऑर्डर देना और सजेशन सुन लेना। क्लियर ऑर्डर देना जरूरी है, नहीं तो वो काम नहीं करेंगे, और उनके सजेशन सुनना जरूरी है, क्योंकि अगर सजेशन नहीं सुनेंगे तो कम्युनिकेशन अधूरा रह जाएगा। फीडबैक जरूर लेना है। अगर एम्प्लॉय ऑर्डर को गलत समझ लेगा तो गलत कॉफी बनाएगा और गलत रिजल्ट आएगा। इसीलिए कम्युनिकेशन को समझना जरूरी है। बोलो मैम जब कम्युनिकेशन को नहीं समझते तब क्या होता है, तब बैरियर्स आते हैं। क्या आते हैं, बैरियर्स, रुकावटें। हमें उन बैरियर्स को ओवरकम करना है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस, प्रोसेस में हमने क्या देखा बेटा, कम्युनिकेशन प्रोसेस में 7 स्टेप्स हैं। और मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि प्रोसेस लिखने के लिए आपके पास क्या ट्रिक होती है बेटा। आपने लिखा सेंडर, फिर एरो बनाना है। सेंडर लिख के आपने क्या करना है बेटा, एरो बनाना है। पूरे एक पेज पे प्रोसेस दिखाना और अगले पेज पे हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन देके एक्सप्लेन करना, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज मस्ट। सेंडर के बाद मैसेज, मैसेज मतलब क्या आप कहना चाह रहे हो आप, सेंडर मतलब कौन कह रहा है। मैसेज के बाद, मैसेज के बाद एनकोडिंग, कि आपका जो मैसेज था उसे आपने सिंबल्स में कन्वर्ट करा, जैसे भी आपने भेजना है, और किस मीडिया से आप भेज रहे हो, किस चैनल से भेज रहे हो, और चैनल के साथ साथ रिसीवर कौन है, और जो रिसीवर है उसने क्या किया, मैसेज को डी कोड किया, उसको समझा। डी कोड का मतलब क्या होता है बेटा, डी कोड का मतलब है सिंबल्स को मैसेज में कन्वर्ट करके समझना, और फीडबैक दे दिया, और फीडबैक दे दिया। अब जब हम बनाएंगे ना इसको, एनसीईआरटी में देखना, हम इसको सर्कुलर फॉर्म में बना देते हैं कि फीडबैक दे दिया। फीडबैक किसको दिया, सेंडर को ही तो दिया। अब जो बीच में एक हम बना देते हैं जिगजैग, जिगजिग जिगजिग जिगजिग, ये क्या दिखाते हैं हम, यहाँ दिखा देते हैं नॉइज। कभी कभी मैसेज देते वक्त नॉइज आ जाती है बीच में। क्या आ जाती है बेटा, नॉइज आ जाती है, वो भी हमें शो करना है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो ये प्रॉपर जब चेन ऑफ कमांड से चलता है। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके ओनर ने सुपरवाइजर को बताया और सुपरवाइजर आपको बता रहा है, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये प्रॉपर चेन ऑफ कमांड फॉलो होती है। क्या फॉलो होती है, चेन ऑफ कमांड। सुपीरियर ने अपने जूनियर को बताया, उसने अपने जूनियर को बताया, फिर आप तक बात आ गई अगर आप बेस लेवल पे हैं। फिर है ऑफिशियल एंड स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन की तरह कहीं से भी उठती है, कहीं भी आगे बढ़ती है, कैसे भी आगे बढ़ती है। तो अराइजेज आउट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, फास्ट बट मे बी अनरिलायबल। राई का पहाड़ बनाना कौन सी कम्युनिकेशन है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं बता देती हूँ। ये है हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है बेटे। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं आपके। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, रुकावटें, किस किस तरह की रुकावटें कम्युनिकेशन में आपने देखी है, तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपने देखी सिमेंटिक बैरियर्स। कौन से बैरियर्स बेटा, सिमेंटिक बैरियर्स। फिर आपने देखे साइकोलॉजिकल बैरियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स, ठीक है। ये है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, और ये है पर्सनल। अब तुम कहोगे मैम साइकोलॉजिकल और पर्सनल तो एक जैसे दिख रहे हैं। साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल, पहले इन्हीं दोनों को समझ लेते हैं। साइकोलॉजिकल है दिमाग का खेल, मैं पढ़ा रही हूं बट तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, दैट इज लैक ऑफ अटेंशन एंड साइकोलॉजिकल बैरियर। आप डबल 2x पे देख रहे हो, 2x पे कितना समझ में आ जाएगा, ठीक है, दैट इज लैक ऑफ अटेंशन। नहीं है भाई, तुम्हें याद नहीं रहेगा, दैट इज
लैक ऑफ अटेंशन, विच बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, प्री मैच्योर इवेल्युएशन, अभी पूरी बात तुमने सुनी नहीं और समझ लिया, पूरी वीडियो तुम देखते नहीं समझ लेते हो, हाँ हाँ ठीक है हो गया और स्किप करके आगे चले जाते हो। प्री मैच्योर इवेल्युएशन, बात को पूरी सुने बिना ही फटाफट से आइडिया लगाने लेना कि क्या होने वाला है, सामने वाले पे भरोसा ही ना करना, डिस्ट्रस्ट, दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखना और अपनी लाइफ में नोटिस करना है कि आपके लाइफ में साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं। हम सब अगर आपको पढ़ा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, कुछ तो लैक कर रहा है ना, कुछ तो रुकावटें हैं तुम्हारे और मेरे बीच में, दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसके बाद आ गया बेटा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, पर हम पहले दोनों पी पढ़ रहे थे ना, पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल, कभी कभी तुम खुद में डर जाते हो, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे करूंगा, नहीं मुझसे तो नहीं होगा, मेरे तो हाथ पैर फूल गए, मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, आपके अंदर का डर, आपके अंदर का फियर, आपके अंदर की एंग्जाइटी, ये सारे के सारे पर्सनल बैरियर्स हैं। तो आप समझे, साइकोलॉजिकल आपके दिमाग का खेल है, तुम कमजोर नहीं हो, बस इग्नोर कर रहे हो, एवे जाने दो। पर्सनल बैरियर्स रियल में आपका फियर, एंग्जाइटी, डर, परेशानी है। ठीक है बेटे, तो ये हो गया साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल। अब आ गया, सबसे पहले क्या था, सिमेंटिक बैरियर्स, जैसे आप फोन पे बात कर रहे हो, सिग्नल चले गए, टेक्निकल जार्गन, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, सिंबल था, मैंने इमोजी भेजा, आपने उसका मतलब कुछ और समझ लिया, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, सही तरीके से नहीं बताया गया, नोटिस बोर्ड लगाया बट कुछ वर्ड समझ में ही नहीं आए, दैट इज सिमेंटिक बैरियर्स, दैट इज सिमेंटिक बैरियर, जहां हमने कुछ कहा बट सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, अलग मैसेज होने से, अलग एक्सप्रेस होने से, इंटरनेट ना होने से, नेटवर्क ना आने से, जैसे भी है। अब इसके बाद आ गया बेटा आपका कौन सा आ गया, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ये कौन था, सिमेंटिक था, ये कौन सा था, सिमेंटिक, और ये है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या आएगा बच्चे, ऑर्गेनाइजेशनल में आएगा आपका अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर, आपकी अथॉरिटी ही ऐसी है कि आपको नहीं मोटिवेट कर पा रहे, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड इतनी बड़ी है कि आप तक आते आते मैसेज बहुत लेट हो जाता है, बहुत रुकावटें आती है, बहुत परेशानी आती है, जब आपको जरूरत थी तब तो मैसेज आया नहीं, अब आ रहा है, किसी भी रीजन से ऐसा हो सकता है, फिर प्रॉब्लम्स आती है। अब है मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स, कैसे आप इन बैरियर्स को ओवरकम करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे कम कर सकते हो। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज का यूज करो, सीधी सीधी भाषा में बात करो, फिर आप लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करो, भाई अटेंशन तो बनाओ, आप पूरी वीडियो 2x पे देख रहे हो, कहीं ना कहीं लिसनिंग स्किल्स की कमी है। तो ये है बैरियर्स टू ओवरकम साइकोलॉजिकल बैरियर, क्या था, मेजर्स टू ओवरकम साइकिल बैरियर्स, मेजर्स टू ओवरकम, आयुष ये हटा देना बेटा, ठीक है। तो मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स, बैरियर्स को ओवरकम करने के मेजर्स, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज का यूज करो, लिसनिंग स्किल्स का इंप्रूव करो, 2x पे करके मत देखो, सुनने की कैपेसिटी रखो, एक एक चैप्टर अगर 20 मिनट में, आधे घंटे में हो रहा है तो सुनो बेटा, आरव की कैफे स्टोरी को इस चैप्टर में अप्लाई करो, समझ में आ जाएगा। फिर है गिव प्रॉपर फीडबैक, फीडबैक भी दो, आपको क्या समझ में आया, कैसा समझ में आया, वो फीडबैक देना आपको। ओपन कम्युनिकेशन रखो, क्या रखो, ओपन कम्युनिकेशन, बातचीत, बताओ, समझो, कोई डर है, कोई डाउट है तो पूछो। फिर है यूज सुटेबल मीडिया, ऐसे मीडिया का यूज करो जो इजीली आप तक, आपके एम्प्लॉयज तक, आपकी चेन तक, आपके सबऑर्डिनेट्स तक पहुंच जाए। एंड मेंटेन ट्रस्ट, ट्रस्ट सबसे जरूरी है, अगर आपने मुझ में ट्रस्ट कर लिया तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि बिजनेस स्टडीज में 100 मार्क्स लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देखो बेटा, कम समय में चैप्टर समझाना, इजी समझाना, स्टोरी के बेस पे समझाना, लर्निंग ट्रिक्स बताने, तो पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरे पूरे पेपर सॉल्व करेंगे, क्यों नहीं आएंगे 100 आपके, पूरे पूरे यकीन के साथ आप समझो कि 100 आएंगे ही आएंगे। मेंटेन ट्रस्ट इन योर टीचर, कोई भी डाउट हो प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। एंड फॉलो कर लो चैनल को, डोंट forget to share this video to your friends. Thank you beta.